नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभय स्टॉक पर। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है जब भारत की एफडीआई, जो भारत में एफडीआई है, वो 96% इसमें गिरावट दर्ज की गई है। आइए पूरा मामला क्या है और इसका वजह क्या है, ये भारत के लिए कितनी खतरनाक है अगर ऐसा हुआ है तो सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करते हैं। और आपको सबसे पहले तो ये बताते हैं सरल तरीके से कि एफडीआई होता क्या है, एफडीआई होता क्या है और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है भारत की इकोनॉमी के लिए। सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो साथियों, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, ज्यादा समय न लेते हुए सारी चीजें आपको समझाते हुए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेट एफडीआई इनफ्लो सिंक 96% टू रिकॉर्ड लो द इकोनॉमिक्स टाइम की एक खबर है कि ये 96% सिंक कर गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये बहुत ही तेजी से कवर किया जाने वाला मामला है। साथियों, एफडीआई का मतलब होता है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये इसका जो है कि आपको फुल फॉर्म के रूप में होता है। अब मैं इसको आपको समझाता हूं कि ये होता क्या है। इसका सिंपल सा अर्थ समझे तो विदेशों से भारत में पैसा आना, यानी कि जो विदेशी देश हैं, जैसे अमेरिका हो गया, वहां की कोई कंपनी है, विदेशी कंपनियां हैं, उनका भारत में इन्वेस्टमेंट करना, और वो जो इन्वेस्टमेंट होता है उसी को एफडीआई कहते हैं। अगर सरल भाषा में मैं आपको ये बताऊं तो इसका मतलब यही होगा। मान लीजिए कोई यहाँ पर कंट्री ए है और कोई कंट्री बी है। कंट्री ए का कोई इन्वेस्टर जब कंट्री बी में इन्वेस्ट करता है अपने पैसे को किसी कंपनी में किसी भी तरीके से, तो वो कहलाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब आगे मैं आपको बताता हूं कि एफडीआई जो है ये कई रूप में हो सकता है, जिसमें पहला है आपका ग्रीन फील्ड निवेश। इसमें विदेशी जो कंपनी है किसी नए देश में नया व्यवसाय शुरू करती है, यानी कि ग्रीन फील्ड का अर्थ है कि मान लीजिए अमेरिका की कोई कंपनी है, वो भारत में आई, कोई मतलब भारत का ही कोई कंपनी का काम नहीं, वो अपना कोई नया बिजनेस भारत में लॉन्च की। इसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा? तो इसको रखा जाएगा ग्रीन फील्ड निवेश के अंतर्गत। दूसरा जो आता है उसको कहते हैं ब्राउन फील्ड निवेश। ब्राउन फील्ड निवेश क्या होता है? तो इसमें विदेशी कंपनी किसी मौजूदा कंपनी के में निवेश करती है, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर एयरटेल है या फिर भारत का टाटा का कोई कंपनी है, तो उसमें अगर कोई विदेशी या फिर कोई भी कंपनी जो विदेश की हो, मान लीजिए अमेरिका की कोई है या स्टारलिंक है, उसके ऑनर जो है स्पेस एक्स के, क्या कहते हैं इनका नाम, एलन मस्क, ये अगर भारत में इस कंपनी में टाटा में इन्वेस्ट करें अपना पैसा, तो ये किस कैटेगरी में आएगा? तो ये आएगा ब्राउन फील्ड निवेश के अंतर्गत। तीसरा जो कैटेगरी होता है वो होता है संयुक्त उद्यम, यानी कि दो कंपनियां मिलकर एक नया व्यवसाय शुरू करती हैं, यानी कि एक विदेशी कंपनी है, एक भारत की कंपनी है, दोनों कंपनियां मिल करके एक नया जो है कि प्रोडक्ट बनाई, नई कंपनी बनाई, नया व्यवसाय स्टार्ट किया, तो इसको कहते हैं संयुक्त उद्यम। उसके बाद जो चौथा का और लास्ट इसका जो आता है वो होता है कि विलय और अधिग्रहण, यानी कि विदेशी कंपनी किसी स्थानीय कंपनी को खरीद लेती है या उसका जो है कि विलय कर लेती है। मतलब कि कोई भी कंपनी जो है विदेश की, वो भारत की किसी कंपनी को खरीद ले या उसको अपने में मर्ज करके उसको जो है कि खत्म कर दे, मतलब भारत का जो ऑनरशिप है उसको खत्म कर दे। तो ये लास्ट और हमारा आता है विलय और अधिग्रहण, इसकी कैटेगरी। ये निवेश की कैटेगरियां होती हैं। साथियों, एक बात मैं आपको याद दिला दूं, आप में से ये यूट्यूब के द्वारा दिया हुआ डाटा है, आप में से 91.7% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ वीडियो को देखते हैं और देखने के बाद चले जाते हैं। मात्र 8.3% लोग ही ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं। इन 8.3% लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी जो नहीं किए हुए हैं, आप लोगों से निवेदन है कि कर लीजिए। मात्र 0.1 सेकेंड से भी कम समय लगता है सब्सक्राइब करने में। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, उम्मीद करते हैं आप जो है कि सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए, अब बात करते हैं नेट एफडीआई, जो अभी मुद्दा हाल ही में आया है कि जो 96% निवेश जो गिरावट हुई है वो नेट एफडीआई में हुई है, यानी कि एफडीआई अलग है और नेट एफडीआई अलग है। अब मैं आपको नेट एफडीआई समझाता हूं कि ये क्या चीज है। तो देखिए, नेट एफडीआई का मतलब है कि कुल एफडीआई, यानी कि जो ग्रॉस एफडीआई है, टोटल इन्वेस्टमेंट है,
उससे कुछ खास राशियों को घटाने के बाद जो बची राशि है वो ही क्या है कि कुल राशि, मतलब सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर टेक्निकल ज्यादा लिखा गया है। मान लीजिए जो टोटल एफडीआई यहाँ पर भारत में आया हुआ है उसमें से हमको क्या क्या घटाना है, तो हमको घटाना है कि जो विदेशी कंपनी भारत में निवेश की थी उसका जो भी चार्ज था, मतलब उसका जो भी मनी था यहाँ पर, वो जो प्रॉफिट कमाकर मनी लेकर गई वो, प्लस जो भारत की कंपनियां, जैसे विदेश की कंपनियां भारत में निवेश कर रही हैं उसी तरीके से भारत की कंपनियां भी विदेशों में निवेश करती हैं। तो जो भारत की कंपनियां जितना पैसा, जो इंडियन कंपनियां हैं वो जितना पैसा विदेश में इन्वेस्ट की हैं, इन दोनों पैसों को घटाने के बाद जो निकल कर रिजल्ट आता है वही हमारा होता है नेट एफडीआई। यानी कि जो नेट एफडीआई है वो विदेश द्वारा, भारत की कंपनियों द्वारा जो पैसा विदेशों में इन्वेस्ट किया गया है और जो विदेशी कंपनी भारत की कंपनियों से मुनाफा कमाकर पैसा अपने यहां ले गई हैं, उन दोनों पैसों को घटाने के बाद टोटल एफडीआई में से जो बचता है वो होता है हमारा नेट एफडीआई। ये कुल मिला जुला कर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भाषा के रूप में मैं लिख कर लेकर आया हूं कि विदेशी कंपनियों द्वारा अपने देश में वापस भेजा गया पैसा और भारतीय कंपनियों द्वारा विदेश में किया गया निवेश, जिसको कि आउटवर्ड बोलते हैं एफडीआई, और प्राइवेट इक्विटी या वेंचर कैपिटल जैसे निवेशकों द्वारा दी गई निकासी, इन सभी को घटाने के बाद एफडीआई से ये हमारा आता है नेट एफडीआई। तो साथियों ये नेट एफडीआई का ही मामला है जिसमें कि 96% की गिरावट आई है। यानी कि 96% पैसा भारत से निकाल कर जाया गया है इन कंपनियों का, जो नेट एफडीआई निकल कर आया। अब मैं आपको बताता हूं कि एफडीआई से देश को क्या फायदा होता है, यानी कि एफडीआई इतना इंपॉर्टेंट क्यों है भारत के लिए या किसी भी देश के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो देखिए इससे आर्थिक विकास होता है, यानी कि एफडीआई से देश में पूंजी आती है जो बुनियादी ढांचे, उद्योग, सेवाओं को बढ़ावा देती है। यानी कि जब पैसा आता है तो लोग उससे अपनी कंपनियां अपना काम स्टार्ट करते हैं। दूसरा, इससे रोजगार का सृजन होता है। तीसरा, प्रौद्योगिकी में हस्तांतरण होता है, यानी कि जो प्रौद्योगिकी है उसमें बढ़ावा होता है। चौथा, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होती है, यानी कि जब विदेशी कंपनियां स्थानीय कंपनियों के साथ अपना कंपटीशन करती हैं तो इससे उत्पाद की जो गुणवत्ता है वो बढ़ती है और कीमतें जो है कम होती हैं। साथ ही उपभोक्ता को भी लाभ होता है, यानी कि जो लास्ट कंज्यूमर है, जिसको प्रोडक्ट पहुंचना है, जिसको यूज करना है, उसको भी इससे फायदा होता है, क्योंकि कंपनियों में बहुत सारे ऑप्शन, मतलब मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, जिसके वजह से वो अपने लिए अपने हिसाब से अच्छा चीज चूज कर सकता है। साथ ही कर जो राजस्व है, यानी कि जो टैक्स मिलता है, अब कोई कंपनी विदेश से भारत में आकर इन्वेस्टमेंट कर रही है, भारत से पैसा कमा रही है, भारत में कंपनी खोल रही है, तो वो जो टैक्स होगा वो टैक्स तो सरकार को पे करेगी। तो इसकी वजह से जो राजस्व है उसमें भी वृद्धि होती है। वहीं वैश्विक एकीकरण में भी इसका बहुत ज्यादा फायदा होता है। साथियों एफडीआई के नुकसान भी कुछ हैं जिस तरीके से फायदे हैं, क्योंकि आपको पता है कि हर चीज का 100% सही नहीं होती है, तो इसमें भी कुछ नुकसान की चीजें हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्थानीय कंपनियों पर इससे दबाव बनता है, क्योंकि विदेश की कंपनियां आती हैं वो बहुत मजबूत होती हैं, तो जो भारत की कंपनियां हैं इनको कंपटीशन तगड़ा मिलता है, जिसकी वजह से इन पर दबाव बनता है, तो इसलिए यह एक चुनौती के रूप में आता है। दूसरा, लाभ का प्रत्यावर्तन, यानी कि विदेशी कंपनी अपने मुनाफे को अपने देश में वापस ले लेती है, लेकर चली जाती है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। यानी कि अगर वो कंपनी कुछ यहाँ से पैसा प्रॉफिट जो कमाई तो लास्ट में वो अपने यहाँ तो लेकर जाएगी, तो जब वो भारत से पैसा फिर लेकर जाएगी, जैसे अभी 96% में हुआ क्या है, ये 96% में जो प्रॉफिट कमाया हुआ था ये पैसा वो लोग निकाल कर ले गए हैं, अपने यहाँ लेकर चले गए हैं। तो इस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को इससे नुकसान होता है। वहीं जो राजनीतिक है और आर्थिक जोखिम भी इससे बना रहता है, क्योंकि जो विदेशी निवेशक है वो जो राजनीतिक अस्थिरता या फिर नीति परिवर्तनों से प्रभावित हो सकते हैं, जिससे निवेश में कमी आ सकती है और इसकी वजह से भारत की इकोनॉमी को फिर से जो है कि बैकलैश या फिर किसी भी देश की इकोनॉमी को बैकलैश झेलना पड़ सकता है। साथियों भारत में अगर एफडीआई की स्थिति की बात करें इस समय, तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई, जिसको कि सभी बैंकों का बॉस भी कहा जाता है,
इसके आंकड़े के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में ग्रॉस एफडीआई जो था, यानी कि जो ग्रॉस एफडीआई था वो 13.7% की वृद्धि हुई थी। यह 81 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। यहां पर आप देखिए कितना पहुंच गया है, 81 अरब डॉलर। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि भारत की इकोनॉमी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये यहां तक पहुंच गया था। और यह निवेश जो मुख्य रूप से है वो विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन जैसे क्षेत्रों में इसका निवेश बढ़ा है। वहीं वित्तीय सेवाएं जो हैं जैसे कि बैंकिंग, बीमा और जो फिनटेक कंपनियां हैं उनमें इनका निवेश था। और जो ऊर्जा और बिजली यानी कि नवीनीकरण ऊर्जा, जैसे कि सौर ऊर्जा को देख रहे हैं आप लोग, बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। उसी तरह जो पवन ऊर्जा है यानी कि विंड टर्बाइन द्वारा जो बनाया जाता है, इन सारी चीजों में ये लोग निवेश कर रहे थे। वहीं जो संचार सेवाएं हैं जैसे कि टेलीकॉम हो गया, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जिस तरीके से मोबाइल वगैरह का हो गया, एयरटेल हो गया, इन सारी जो कंपनियां हैं इन सबों में ये लोग निवेश कर रहे थे। साथियों, इसमें नेट एफडीआई में इस बारी भारी गिरावट देखने को मिली है, जो कि एक चिंता का भी विषय है। इसमें मैं आपको बता दूं कि 2023-24 में जो नेट एफडीआई था वो 10.1 अरब डॉलर थी। यानी कि जो 2023-24 में नेट एफडीआई था सब निकालने के बाद, जो ग्रॉस एफडीआई था वो कितना था, 81 अरब डॉलर। ये 81 अरब डॉलर था, लेकिन जो नेट एफडीआई था वो था 10.1 अरब डॉलर, जो कि 2024-25 में घटकर मात्र 0.4 अरब डॉलर ही रह गया। आप इन दोनों आंकड़ों को मिलाकर देख सकते हैं कि कहां 10.1 और कहां 0.4, यानी कि इतना का जो है कि डिफरेंस इस बारी 2024 और 25 में देखने को मिला है। साथियों, यह 96% की गिरावट है, जो पिछले कई सालों में सबसे कम है। यानी कि अब तक इतनी बड़ी गिरावट नहीं हुई थी। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें प्रत्यावर्तन में वृद्धि कैसे हुई है। देखिए, विदेशी कंपनियां ये गिरावट किस तरीके से हुई है, मैं वो आपको समझा रहा हूं कि जो विदेशी कंपनियां हैं वो मुनाफा अपने देश वापस भेजा है। और उदाहरण के लिए जैसे जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ था वो स्विगी और हुंडई जैसी जो कंपनियां हैं, इनके जो आईपीओ आए थे इसमें इन्होंने ज्यादा अपनी हिस्सेदारी ली थी, जिसको बेचकर 49 यानी कि 49 अरब डॉलर जो है कि इन्होंने निकाल लिया है। 49 अरब डॉलर जो है ये विदेशी कंपनियां हुंडई और स्विगी से अपने, जब ये आईपीओ लाए थे उस समय इन्होंने इन्वेस्ट किया। जब इनका मार्केट ऊपर गया तो इन्होंने 49 अरब डॉलर निकाल लिया, अपना पैसा निकाल लिया। और इसको जो है कि पिछले साल ये कुल मिला जुला कर 41 अरब डॉलर था, जो कि इतना हो गया, तो इसको निकालकर अब ये अपने देश में चले गए मुनाफा कमाकर। दूसरी बात, जो भारतीय कंपनियों के बाहरी निवेश है। साथियों, जो भारतीय कंपनियां हैं अब यह भी विदेश में ज्यादा निवेश कर रही हैं, जिसकी वजह से जो आउटवर्ड एफडीआई है वो 17 अरब डॉलर से बढ़कर 29 अरब डॉलर तक हो गया है। जिसकी वजह से जब आप जान रहे हैं कि जब नेट एफडीआई निकालते हैं तो एफडीआई में से इस चीज को भी घटाते हैं कि कितना पैसा भारत विदेशों में इन्वेस्ट किया या भारत की कंपनियां की हैं। तो इसकी वजह से भी एक जो है कि महत्वपूर्ण चीज निकल कर आई, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये 96% की गिरावट दर्ज की गई। तीसरा है प्राइवेट इक्विटी और आईपीओ निकासी से। साथियों, कई प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल निवेशकों ने स्विगी, विशाल मेगा मार्ट और एयरटेल जैसी आईपीओ के जरिए मुनाफा कमाया और टोटल पैसा निकाल लिया। चौथा जो कारण है वो है वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता। देखिए, वैश्विक स्तर पर ब्याज दरों में वृद्धि और भू राजनीतिक तनाव ने निवेशकों को जो है कि सतर्क कर दिया, क्योंकि आप सभी को पता है जब से ही ट्रंप चचा आए हैं ये हमेशा टैरिफ खेल रहे हैं। ये हैं तो एक व्यापारी ही, राजनीति में तो बाद में कूदे, लेकिन जब ये राजनीति में कूदे हैं तो जो इनका मूल मंत्र है व्यापार करना, ये उस काम में कर रहे हैं। और उसके चलते इनके देश में भी क्या हो रहा है अभी आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से पता ही होगा। साथियों, जो चौथा है वो है प्रतिस्पर्धा, यानी कि जो वियतनाम है, इंडोनेशिया है, इन जैसे देश भारत से ये मतलब इन्वेस्टमेंट करने के लिए भारत से खुद को बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे जो विदेशी निवेशक हैं, क्योंकि इनकी जो नीतियां हैं, कर नीतियां हैं, निवेशक अनुकूल नीतियां हैं, यानी कि टैक्स वगैरह या फिर जो कागजी कार्रवाई है वो वहां पर थोड़ी सरल है,
तो इसके वजह से जो निवेशक है वो चाहेगा कि उसको जितना कम झंझट झेलना पड़े वो वहां पर जाकर इन्वेस्ट करेगा। ये नंबर जो कि 91.7% है, उम्मीद कर रहा हूं कि इस वीडियो के बाद ये थोड़ा सा कम होगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।